Hello guys, today our topic like adaptive radiation. आज हम लोग एडॉप्टिव रेडिएशन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। क्या है एडॉप्टिव रेडिएशन? इस बात को पहले हम लोग समझें। जैसा शब्द है, शब्द से अर्थ निकालें। रेडिएशन यानी यहां रेडिएशन कहने का मतलब है कि एक कॉमन एंसेस्टर से उसके डिसेंट्स का रेडिएट होना। तो कोई भी एक एंसेस्टर जिससे बहुत सारे डिसेंट होंगे, तो वो सारे के सारे डिसेंट अलग अलग क्षेत्र, यहां क्षेत्र का मतलब एनवायरमेंट की ओर जाएंगे और वहां उन्हें अपनी एडॉप्टेबिलिटी शो करनी होगी, तभी वे सरवाइव करेंगे, अन्यथा एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो यह एडॉप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन के दरमियान एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल की तरह काम करता है। वैसे आपके एनसीईआरटी के अनुसार हमने ये टॉपिक लिया है क्योंकि ये आज हम लोग चौथा लेक्चर या चौथा परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने इवोल्यूशन में देखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर हम लोगों ने देखा थियरी ऑफ इवोल्यूशन, फिर देखा एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। आज हम लोग देखने वाले हैं काइंड ऑफ इवोल्यूशन। वास्तविक रूप से आज की परिचर्चा आधारित है किस पर? काइंड ऑफ इवोल्यूशन। कितने तरह के इवोल्यूशन हो सकते हैं और उस इवोल्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एडॉप्टिव रेडिएशन। अब आप लोगों ने समझा, तो आइए हम लोग देखते हैं काइंड ऑफ इवोल्यूशन। यहां देख रहे हैं आप कि काइंड ऑफ इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हमने टॉपिक लिया है। तो कहता क्या है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं? 3 और 3 6 और 3 9। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। अलग अलग कलर का हमने इसीलिए यूज किया है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन और को इवोल्यूशन। एक पैरामीटर के आधार पर ये 4 तरह के इवोल्यूशन हो सकते हैं। दूसरी पैरामीटर के आधार पर मैक्रो इवोल्यूशन, मेगा इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन। तीसरी पैरामीटर के आधार पर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। घबराने की बात नहीं है, मैं एकदम छोटी छोटी बातों में इसको समझा दूंगा। ध्यान देने की बात पहले भी मैंने कहा और अभी भी कहा कि काफी इंटरेस्टिंग है। बायोलॉजी को समझना है विस्तार से तो इवोल्यूशन को जानना है, और यह इवोल्यूशन बायोलॉजी के बहुत सारे रहस्यों को आपको समझा देती है। आइए अब जैसे है को इवोल्यूशन, यह बात आप पहले भी हमसे इकोलॉजी में जान चुके हैं। को इवोल्यूशन यानी 2 जीवों का साथ साथ इवोल्यूशन। जैसे पोलिनेटर इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, पढ़ा था आपने, युक्का एंड मॉथ। तो युक्का प्लांट है, उसमें जिस जिस तरह के एडॉप्टेशन हो रहे हैं, जैसे जैसे वो इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे मॉथ भी इवॉल्व हो रहा है। ऑर्किड के केस में पढ़ा था। ऑर्किड और ओफारिंग्स न्यूसीफेरा, वो भी एक भैंस था।
दोनों के अंदर इवोल्यूशन, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी के लिए इवोल्यूशन, तो इसे हम लोग कहते हैं को इवोल्यूशन। चेंज इन वन स्पीसीज इन रिलेशन टू अदर स्पीसीज ऑफ द सेम कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी में दो स्पीसीज एक दूसरे के रिलेशन में अपने आप को एडॉप्ट करें, इवॉल्व करें, इस प्रकार की घटना को हम लोग को इवोल्यूशन कहते हैं। यह पुरानी बात है। अब दूसरी बात आती है को इवोल्यूशन के साथ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट रेडिएशन से मिलता हो कि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे डिसेंट्स निकले, तो ये डाइवर्जेंट हो, इवोल्यूशन ऑफ वर्टेब्रेट्स। अब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म। याद करें आप लोग, एविडेंस में आपने देखा था होमोलॉगी, तो होमोलोगस ऑर्गन, कैट का फोरलिम, ह्यूमन का फोरलिम, बर्ड्स का विंग्स, बैट का विंग्स, ये होमोलॉगी शो करते हैं, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने के लिए उस फोरलिम का वर्क अलग अलग हो जाता है। मनुष्य का फोरलिम पकड़ने के काम में आता है, ग्रैप्शिंग के काम में आता है, जबकि कैट या चीता का फोरलिम दौड़ने के काम में आता है। लेकिन वही बैट का फोरलिम उड़ने के काम में आता है। तो देखा आपने, व्हेल का फोरलिम पानी में तैरने के काम। तो कॉमन एंसेस्टर से ये सारे डिसेंट्स निकले, लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में ये गए, तो ये इवोल्यूशन क्या हुआ? डाइवर्जेंट हुआ। लेकिन वो एडॉप्ट किए अलग अलग, तो फेनोमेना का नाम हुआ एडॉप्टिव रेडिएशन। तो चलिए, आपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी समझा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, यानी होमोलॉगी लीड करेगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, जैसा कि आप पहले से भी जान रहे हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेट बाय अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनालोगस ऑर्गन, यह भी आपने देखा कि शार्क भी और व्हेल भी दोनों अनरिलेटेड है, एक फिश से एक मैमल है, लेकिन दोनों एक इन्वायरमेंट में, एक कम्युनिटी में रहने के लिए सेम तरह का वर्क करते हैं, सेम तरह के गुण रखते हैं, ट्रेट। कहता है फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेट बाय अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइए अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल इवोल्यूशन, इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर ट्रेट बाय रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंडिपेंडेंट कि वो दो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे? सेम तरह का ट्रेट बनाएंगे, सेम तरह के गुण को देंगे, और आपस में वे दोनों ऑर्गेनिज्म रिलेटेड भी होंगे, कॉमन एंसेस्ट्री भी होगी। तो ये एंसेस्ट्रल स्टॉक से कैसे डिसेंट्स निकलते हैं, तो उसके आधार पर ये चार तरह के इवोल्यूशन आपने देखा: पैरेलल इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब माइक्रो इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ माइन्यूट चेंज ड्यू टू जीन म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन। अब मॉलिक्यूलर लेवल, अभी ये चारों बातें जो थी मॉर्फोलॉजिकल,
एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस पर आधारित है। अब हम आते हैं बायोकेमिकल कि डेवलपमेंट ऑफ माइन्यूट चेंज ड्यू टू जीन म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। याद है आपने कोई ये म्यूटेशन के बाद इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट किसने किया था या किसके थियरी से आई था? ह्यूगो डेवरिस। तो ह्यूगो डेवरिस ने सबसे पहले माइक्रो इवोल्यूशन पर फोकस किया था कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज इवोल्यूशन करा देगा। कि न्यूक्लियोटाइड समझ रहे कि डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, उससे क्या होगा? उसके ट्रांसक्रिप्शन से बनने वाला आरएनए चेंज हो जाएगा। और जब आरएनए चेंज होगा तो एमिनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाएगा। जब एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा। प्रोटीन की नेचर चेंज हो जाएगी तो मेटाबॉलिक बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का चेंज होगा और वह चेंज ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सुटेबिलिटी प्रदान करेगा, एडेप्टेबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे रिप्रोडक्टिव फिटनेस आएगी और वह ऑर्गेनिज्म नेचर में सेलेक्ट होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ माइन्यूट चेंज ड्यू टू द जीन म्यूटेशन एंड द रिकॉम्बिनेशन इज द मैक्रो इवोल्यूशन। और ये मैक्रो डेवलपमेंट ऑफ लार्ज चेंज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज एंड जेनेरा। तो एक पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल की उत्पत्ति या एक नया इंडिविजुअल आएगा, ये किसकी देन है? माइक्रो इवोल्यूशन। लेकिन स्पेसिएशन होगा, एक नई स्पीसीज अगर आ जाए तो क्या नाम होगा? मैक्रो इवोल्यूशन। तो ये मैक्रो इवोल्यूशन को लीड कौन करेगा? माइक्रो इवोल्यूशन। मेगा इवोल्यूशन, लार्ज चेंज फॉर्मिंग फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। निडेरिया से टिनोफोरा आ गया, टिनोफोरा से प्लेटिहेल्मिन्थेस आ गया, एल्गी से ब्रायोफाइट आ गया, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट का विकास हो गया। इस तरह के इवोल्यूशन को मेगा इवोल्यूशन। लेकिन एक ही जीनस के दो स्पीसीज हो जाए तो मैक्रो इवोल्यूशन। और माइन्यूट चेंज करके ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, माइक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन जीन के लेवल पर होगा, मैक्रो इवोल्यूशन स्पीसीज और जेनेरा के लेवल पर होगा, और मेगा इवोल्यूशन क्लास, ऑर्डर, फैमिली के लेवल पर होगा। ये बातें आपने समझी। अब प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव सबसे पता चलता कि इवोल्यूशन होके आगे की ओर बढ़ना, जिराफ का गर्दन लंबा होना प्रोग्रेसिव, और सांप का पैर विलुप्त हो जाना रेट्रोग्रेसिव। आइए प्रोग्रेसिव। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल वन, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाए तो प्रोग्रेसिव। और डेवलपमेंट ऑफ सिंपल फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन तो रेट्रोग्रेसिव। क्लियर? तो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और प्रोग्रेसिव, कि अगर सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म आते हैं तो प्रोग्रेसिव, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म आते हैं तो रेट्रोग्रेसिव। तो मैंने शुरू में ही कहा था 3 पैरामीटर लिया, तीनों अलग अलग, इसीलिए हमने तीनों को अलग अलग कलर से। तो आपने इस प्रकार हमसे आज ये टाइप ऑफ इवोल्यूशन जाना कि प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव क्या है, माइक्रो, मैक्रो और मेगा इवोल्यूशन क्या है, कोई इवोल्यूशन, पैरेलल इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट। लेकिन आज के संदर्भ में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम लोग मेन फोकस करेंगे
को इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल इवोल्यूशन। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या है कि ये चारों इवोल्यूशन जो भी आपने देखा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये क्या है? पैटर्न है इवोल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, two or more species that originate from common ancestor. Convergent evolution, two unrelated species that share similar trait which arises because of adaptation to the similar ecological condition. Parallel evolution, two related species or two related lineages that have made similar evolutionary chains after their divergence from a common ancestor. जैसे इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, ये दोनों पैरेलल इवोल्यूशन को शो करता है। को इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीसीज इन रिस्पॉन्स टू न्यू एडॉप्टेशन दैट अपीयर इन अनदर स्पीसीज। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोग अपनी सारी बात समझ रहे हैं कि डाइवर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट क्या है, पैरेलल क्या है और को इवोल्यूशन क्या है। आइए अब इन सारी बातों के लिए, इन मैकेनिज्म को जानने के लिए हमको तीन बातों पर फोकस करना है। होमोलोगी, टू स्पीसीज बियरिंग द सेम फिनोटाइप caused by common ancestry for the same genotype। यहां दो शब्द आ गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप, ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस तरह के जीन हैं वो जीनोटाइप है, और वो किस तरह के कैरेक्टर, किस तरह के ट्रेट रिफ्लेक्ट करते हैं, पैदा करते हैं, वो फिनोटाइप। क्लियर? तो आप इतनी बात थोड़ी सी जान रहे हैं कि जीन जो है सो इनहेरिटेड होता है, एंसिस्टर से जीन डिसेंट्स में आएंगे, तो एंसिस्टर से डिसेंट में कैरेक्टर्स भी आएंगे। जिराफ का बच्चा जिराफ जैसा होगा, यह डिपेंड करता है किस पर? जिराफ के अंदर पाए जाने वाले जीन पर। और जिराफ के जैसा जिराफ का बच्चा होगा, यह उसकी फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप मींस जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप मींस एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप, जिसको आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। आप देखिए, कॉमन एंसेस्टर है फिनोटाइप ए, ये कॉमन एंसेस्टर है, और इससे क्या हुआ? एक स्पीसीज ये आया और एक, दोनों सिमिलर है, दो अलग अलग स्पीसीज है लेकिन दोनों की समानता है। तो ये होमोलॉगी, सेम फीचर ऑकर इन डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज ऑफ derivation from a common ancestor that bore the same characteristics। तो होमोलोगस ऑर्गन यही शो करता है। अब आती है बात पैरेललिज्म, टू स्पीसीज with the same phenotype descended from a common ancestor with a different phenotype and genotype। यहां ऊपर ध्यान रखिए कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कॉमन थी। क्या लिखता है? टू स्पीसीज बियरिंग द सेम फिनोटाइप कॉज्ड बाय कॉमन एंसेस्ट्री फॉर द सेम जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अगर सेम है तो वो होमोलॉगी को शो करता है, लेकिन यहां फिनोटाइप सेम है लेकिन जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट है। जीनोटाइप दोनों के डिफरेंट है। कॉमन एंसेस्टर
देखिए इसे दोनों अलग अलग निकले और इनकी फिनोटाइप दूसरे तरह की। सिमिलर फीचर कैन ऑकर इन डिफरेंट लाइनेज बिकॉज ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर, बिकॉज ऑफ शेयर अर्लियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, द टू लाइनेज होमोलोगस जेनेटिक और डेवलपमेंटल पाथवे में फ्रॉम द फीचर। फिर मैं बात याद कराऊं, इंडियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट दोनों के एंसेस्टर अलग अलग हैं। मैमथ, वुली मैमथ से पहले अफ्रीकन एलिफेंट आ गया था और वुली मैमथ के बाद इंडियन एलिफेंट का विकास। तो दोनों के लाइनेज अलग अलग है लेकिन दोनों देखने में एक जैसे। तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं पैरेललिज्म, या फेनोमेना को कहते हैं हम लोग पैरेललिज्म। टुगेदर दिस टू आर टर्म होमोप्लेसी when a specific mechanism is not known। अब पैरेललिज्म और होमोलॉगी दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर उनकी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं हो तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह पैरेललिज्म का एग्जाम्पल है या होमोलॉगी का एग्जाम्पल है, कि पैरेलल इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट है। तो उस जगह पर वहां पर एक टर्म याद हम लोग कहते हैं होमोप्लेसी। जब हम लोगों को पता नहीं हो तो इस दोनों के लिए हम लोग एक टर्म लेते हैं, क्या? होमोप्लेसी। अब आइए कन्वर्जेंस, जस्ट इस दोनों से उल्टी घटना है। टू स्पीसीज विथ द सेम फिनोटाइप व्हिच कॉमन एंसेस्टर इज वेरी फार इन द डिस्टेंट पास्ट। बैट और इंसेक्ट्स दोनों के पास पंख है, दोनों हवा में उड़ती हैं, दोनों की फिनोटाइप सेम है, लेकिन उनके एंसेस्टर देखिए, एक आर्थ्रोपोडा है और एक मैमल है। कई 100 करोड़ वर्ष का अंतर है उनके एंसेस्ट्री में। तो ये हुआ क्या? कन्वर्जेंस। Similar feature can arises in unrelated lineage as a common response to a similar environment and selection pressure, because the lineage independent non-homologous feature may arise using different genetic or developmental pathway। अब यहां देखिए, ये दोनों जगह एंसेस्टर कॉमन थे, लेकिन यहां एंसेस्टर कॉमन नहीं है, एंसेस्टर ए और एंसेस्टर बी, लेकिन दोनों के स्पीसीज, इसके भी स्पीसीज और इसके भी स्पीसीज एक तरह के फिनोटाइप शो करते हैं। तो कन्वर्जेंस क्या लीड करेगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। पैरेललिज्म क्या लीड करेगा? पैरेलल इवोल्यूशन। होमोलॉगी क्या लीड करेगा? डाइवर्जेंट। लेकिन सब में रेडिएशन होगा। इन तीनों घटनाओं के पीछे जो मजबूत सिद्धांत है इवोल्यूशन की, जो प्रेशर, इवोल्यूशन की सिलेक्शन प्रेशर जो है वो क्या है? एडाप्टिव रेडिएशन। आइए अब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट वर्सेज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आसानी से आप देख सकते हैं, इसे आप पैरेलल कहेंगे, दोनों लाइन अलग अलग जा रहा है। ये अनरिलेटेड पेरेंट है लेकिन इनके ट्रेट सिमिलर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। एक ही से अलग अलग रेडिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया। बातें बहुत आसान हो गई। ऐसा डायग्राम देके सवाल पूछे जा सकते हैं। Convergent decrease morphological differences between a species as each species adopt
टू द सिमिलर इकोलॉजी। या डेफिनेशन याद रखें। और इट is the process of unrelated species become more and more similar in appearance as they adopt to the same nick, same ecological nick। याद आ रहा है निक? बिल्कुल याद आ रहा है। Divergent increase the morphological difference between a species as such a species adopt to different ecological nick। यहां सेम इकोलॉजिकल नहीं। यही छोटी छोटी सवालें ऑब्जेक्टिव में आपको पसंद है। और इट इज प्रोसेस ऑफ टू और मोर रिलेटेड स्पीसीज बिकमिंग मोर एंड मोर डिसिमिलर। तो यहां क्या हमने आपको बताया कि बैट एंड इंसेक्ट्स, लेकिन यहां मैं क्या बोलूंगा? वेल एंड बैट। ये दोनों के कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन देखिए दोनों के ट्रेट कितने डिसिमिलर हो गए। एक एक्वेटिक है, एक एरियल है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप लोगों ने समझा, बहुत बार हमने समझाया, आप लोग ऊब गए होंगे समझते समझते। इसलिए कि जब आप प्रश्न देखेंगे तो इन पर ही सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे। तो ए हो गया क्या? डाइवर्जेंट। बी क्या हो गया? कन्वर्जेंट। सी देखिए, पैरेलल इवोल्यूशन occur when two species evolve independently to each other, maintaining the same level of similarity. Parallel evolution usually occur between unrelated species that do not occupy the same or similar niche in a given habitat. तो ये डाइवर्जेंट में क्या होगा? एडॉप्टेशन कैसा होगा? डिसिमिलर निक। कन्वर्जेंट में कैसा होगा? सिमिलर निक। और ये सिमिलर निक एडॉप्ट कर सकते, नहीं भी कर कभी। इनकी अलग अलग निक होगी। ये तीनों बातें फिर से ध्यान दे लीजिए। यहां क्या है कि सिमिलर निक में ये अपीयर होंगे, ये डिसिमिलर निक में अपीयर होंगे। यहां क्या है कि पैरेलल इवोल्यूशन यूजुअली ऑकर बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज दैट डू नॉट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर निक। तो डाइवर्जेंट और पैरेलल सिमिलर निक को नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन कन्वर्जेंट सिमिलर निक को ऑक्यूपाई करेंगे। तो सिमिलर निक को जब ऑक्यूपाई करें तो उनको क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे जैसे जैसे मैं इवोल्यूशन में बढ़ रहा हूं, अब इसका सवाल इकोलॉजी की तरफ झुक रहा है, इकोलॉजी का क्वेश्चन इधर झुकेगा। यही एक छोटी सी हमारी मजबूरी थी, जिसके वजह से हमने इवोल्यूशन और इकोलॉजी को एक साथ लिया। मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। Co-evolution. The term co-evolution describes a change in the genetic characteristic of one species in response to the change in genetic characteristic of another. It is a reciprocal arrangement where the two or more species affect each other evolution. Co-evolution is the frequently seen in pair of species that interact frequently of closely. Example of this strong ecological interaction includes herbivores and plants। याद होगा आपको कि हर्बीवोरस के प्रति प्लांट्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि हर्बीवोरस उसको खा नहीं पाए। इकोलॉजी में हमने आपसे बात किया था इसके बारे में। अकवन के पौधा मदार कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जिसके अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड नामक एल्केलॉइड होता है, जिससे जानवर या ब्राउजर उसको ब्राउजिंग नहीं करते। और भी है अफीम, गांजा, भांग, इनके अंदर भी एल्केलॉइड होते हैं। ये क्या है? ए काइंड ऑफ को इवोल्यूशन। अब जैसे आप कैमल के केस में देखिए, कैमल को रेगिस्तान में रहना है, और रेगिस्तान में जो पौधे होंगे
उनमें स्पाइन होगी, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो अगर लीफ स्पाइन पे बदल गया तो कैमल कांटेदार पौधों को नहीं खा सकता। तो कैमल के अंदर इतनी हीट है कि जब वो मुंह खोलेगा और सांस छोड़ेगा पौधों पर तो पौधे मुरझा जाएंगे, कांटे मुरझा जाएंगे। तो देख रहे हैं कोई इवोल्यूशन। तो हर जगह जहां भी आप ध्यान देंगे, जिधर भी आप देखेंगे, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस को इवोल्यूशन की कड़ी को अगर आप नहीं समझेंगे तो अगर को इवोल्यूशन जहां हुआ है और एक पार्टनर एक्सटिंक्ट कर जाएगा तो दूसरा पार्टनर भी ऑटोमेटिक एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो वो शब्द हो जाएगा को एक्सटिंक्शन, जैसा आपने डोडो के केस में देखा। तो को इवोल्यूशन, को एक्सटिंक्शन। इसीलिए आज के परिदृश्य में जब हम लोगों को अपने इकोसिस्टम को बचाना है, अपने पृथ्वी को बचाना है, तो हम लोगों ने क्या किया है? आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। हम लोगों ने बायो इंसेक्टिसाइड्स, हम लोग आजकल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं कि अगर कोई जीव जो हमारे लिए पेस्ट बन जाता है तो हम उसके प्रीडेटर का यूज करते हैं, क्योंकि दोनों में को इवोल्यूशन का सिद्धांत है। यह बात भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, वो ह्यूमन वेलफेयर में चर्चा करेंगे कि आईपीएम क्या है। इकोलॉजी में हमने आपको को एक्सटिंक्शन पर चर्चा किया था, आज हम को इवोल्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सारी बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और बायोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि आपको समझ में आए। पॉलिनेटर एंड प्लांट्स, प्रीडेटर एंड प्रे, पैरासाइट एंड होस्ट। अब प्रीडेटर एंड प्रे में भी आपने पढ़ा था ना कि प्रीडेटर आर प्रूडेंट। इकोलॉजी के अंदर वो क्या है? ये को इवोल्यूशन। अदर एग्जाम्पल जो बहुत सारे पूछे जाते हैं कोई एग्जाम्पल कोई इवोल्यूशन का, वो देखिए कैसे सवाल पूछता है। अब यूका एंड मॉथ किस तरह का कोई इवोल्यूशन है? डिपेंडेंस। जेंटियन एंड कारपेंटर बी, फ्लोरल सोनिकेशन, बेनिफिट टू द फ्लावर एंड डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस। पैशन फ्लावर एंड बटरफ्लाई में बेनिफिट टू द फ्लावर, मिमिक्री एंड फैक्ट्री, ऑर्किड एंड बी, जिसको आप लोग स्यूडो कॉपुलेशन, फैक्ट्री, म्यूचुअलिज्म, मॉथ एंड ऑर्किड, म्यूचुअलिज्म एंड एन एकेसिया, म्यूचुअलिज्म फ्लाई एंड द फ्लावर, म्यूचुअलिज्म कोलंबिस एंड सेप्सिफ्ट। ये सारे वर्ल्ड के नामी एग्जाम्पल को इवोल्यूशन। इसमें आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है यूका एंड मॉथ, मॉथ एंड ऑर्किड्स, ऑर्किड एंड बीज। तो इस तरह से आपने ये बात हमारी समझी कि पैरेलल इवोल्यूशन क्या है, को इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। अब आते हैं हम आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट पर कि अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, और देखिए कितना आसानी से आप समझ जाते हैं। व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन? ड्यूरिंग हिज जर्नी Darwin went to Galapagos Island. There he observed a amazing diversity of creatures of particular interest. A small black bird later called Darwin finch. Amazing. He realized that there were many variety of finch in the same island. All the varieties he conjunctured evolved on the island itself. देखा कि एक कॉमन एंसेस्टर से वो सारे के सारे फिंच डेवलप किए थे। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मेनी अदर फॉर्म विद द अल्टर बीक एरोज, कि उसके एंसेस्टर जो थे उनके बीक की बनावट था बेसिकली सीड खाने के लिए, सीड ईटर थे।
लेकिन उनके जो डिशेंट थे वो अलग अलग चीजों को खाने के लिए, अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को खाने के लिए, उनमें क्या हुआ? वेरिएशन। वो वेरिएशन क्यों हुआ? एडॉप्टेबिलिटी के। अल्टर बीक एरोज इनेबल देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस। इनिशियली वो क्या थे? सीड ईटर थे, लेकिन उनके बीक के डिजाइन का चेंज हुआ और वो इंसेक्टिवोरस बन गए। एंड वेजिटेरियंस, आप देखें सबके बीक अलग। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point means common ancestor, and literally radiating to other area of geography या habitat environment is called adaptive radiation। आया समझ में? तो जितनी भी इवोल्यूशन हुई उसमें सबसे कॉमन बात क्या थी? एडॉप्टिव रेडिएशन। डार्विन फिंच रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना का सबसे एग्जाम्पल बढ़िया क्या है? डार्विन फिंच। लेकिन मैं एक दूसरे भी चिड़ियों का एग्जाम्पल यहां लेकर आया हूं। Variety of beak shape resulting from the adaptive radiation of a selection of the diverse Hawaiian honey creepers। Hawaiian honey creepers ये भी पक्षी है, ये पौधों के नेक्टर्स लेते हैं। देखिए ये, इसको देख रहे, इसी से सारे के सारे निकले हुए। फिर देखिए यहां कॉमन एंसेस्टर, फिर देखिए यहां। तो आप क्या देख रहे हैं? अब तो आप समझ रहे हैं कि एडॉप्टिव रेडिएशन इस कॉमनेस्ट एंसेस्टर से, सिंगल पॉइंट से ये सारे के सारे डिसेंट्स निकले, और ये डिसेंट अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग हैबिटाट, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में गए और वहां एडॉप्ट किए। इनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस हुई। दिस फेनोमेना इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। यह फेनोमेना इवोल्यूशन को बहुत तार्किक ढंग से समझाती है। तो एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है आप सब लोगों ने समझा, और डार्विन फिंच इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो डार्विन फिंच के साथ साथ मैंने हवालियन हनी क्रीपर्स का भी एग्जाम्पल दिया। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा देर पहले हमने चर्चा किया था, अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि यहां डाइवर्जेंस भी हो रहा है। एडॉप्टिव रेडिएशन है, लेकिन इसमें पैरेलल बिहेवियर का। सो देखिए ये देखिए, ये एशियन एलिफेंट है और ये अफ्रीकन एलिफेंट, ये मैमथ है।
यह भी मैमथ। आप देख रहे हैं इनके कॉमन एंसिस्टर ये है। यही मैं समझाने वाला हूं कि रेडिएशन तो है, एडॉप्टिव रेडिएशन है, नो डाउट, लेकिन ये डाइवर्जेंट नहीं, पैरेलल इवोल्यूशन है। कैसे कि मैमथ से पहले इसके एंसिस्टर ये अलग हो गया, देख रहे हैं, इस पॉइंट से यह निकल गया और ये चला गया। अब इसके बाद मैमथ के बाद यहां देखिए, तो क्या दोनों के एंसिस्टर एक हैं? इसके एंसिस्टर यहां है और इसके एंसिस्टर यहां है, लेकिन दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों बहुत हद तक सिमिलर है। इनके जेनेटिक मेकअप जो है वो सिमिलर नहीं है। तो इस तरह के ये दोनों अलग अलग स्पीशीज, तो इस तरह के इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या? पैरेलल इवोल्यूशन। लेकिन यह भी है एडॉप्टिव रेडिएशन। ये एशिया के अंदर एडॉप्ट किया, ये अफ्रीका के अंदर एडॉप्ट किया, ये साइबेरियन रीजन में एडॉप्ट किया। आज ये नहीं है, एक्सटिंक्ट कर गया है, हाल में एक्सटिंक्ट कर गया है। हमारे वैज्ञानिक प्रयास में है कि उली मैमथ को फिर से वो लेबोरेटरी में पैदा करें। ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि एडॉप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को भी दर्शाता है और पैरेलल इवोल्यूशन को भी दर्शाता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। Another example is Australian marsupials. A number of marsupial, each different from other, evolved from a ancestral stock, but all within the Australian island continent. When more than one adoptive radiation appear, अब एक दो एडॉप्टेशन, जैसे देख रहे हैं आप कि यहां ये कॉमन एंसिस्टर है और यहां से ये क्या है? रेडिएट कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह कोई यहां कॉमन एंसिस्टर हो और यहां से वो रेडिएट करे, यहां कोई कॉमन एंसिस्टर हो और यहां से वो रेडिएट करे, यानी दो कॉमन एंसिस्टर और दोनों से रेडिएशन हो। तो कहता है कि बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कंटिनेंट, व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव ऑकर इन ए isolated geographical area within the Australian island continent. जब दो होंगे तो दोनों की रेडिएशन होगा। तो जब दोनों के रेडिएशन होगा तो दो अलग अलग एंसेस्टर के डिसेंट सेम कम्युनिटी में, सेम हैबिटाट में आकर एक तरह के कैरेक्टर शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। When more than one adoptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area represented different habitat, one can call this convergent evolution. देखिए कि पहले एडॉप्टिव रेडिएशन से आपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझा, फिर एडॉप्टिव रेडिएशन से आपने पैरेलल इवोल्यूशन समझा, अब आप एडॉप्टिव रेडिएशन, दो एडॉप्टिव रेडिएशन से क्या निकल के आ रहा है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसलिए हमने आज का टॉपिक बनाया था एडॉप्टिव रेडिएशन। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी मैकेनिज्म है, ध्यान दें। प्लासेंटल मैमल in Australia also exhibit adoptive radiation in evolving into the variety of such placental mammal, each of which appear to be similar to the corresponding marsupials. कि marsupials का अलग adoptive radiation
और प्लासेंटल मैमल का अलग एडाप्टिव रेडिएशन। तो आप जानते होंगे मार्सुपियल क्या है, क्योंकि आपने मैमेलिया की क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी। आइए देखते हैं। ये निक है, ये प्लासेंटल मैमल है और ये मार्सुपियल्स है। अब निक क्या है? बोरो बिल बना के रहने वाले। तो प्लासेंटल मैमल क्या है? मोल है। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मोल, दोनों मोल है। दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर आपस में सिमिलर होंगे। तो क्या ये पैरेलल इवोल्यूशन नहीं शो कर रहे? ये क्या शो कर रहे? कन्वर्जेंट। एंट ईटर, लेजर एंट ईटर और नुम्बेट या एंट ईटर। माउस, ये क्या है? प्लासेंटल माउस, मार्सुपियल माउस। क्लाइंबर, लेमुर, स्पॉटेड कस्कस। ग्लाइडर, फ्लाइंग स्कूरियल, फ्लाइंग फ्लैंजर। ये मार्सुपियल माने पौच वाले एनिमल जो अपने बच्चे को पौच में रखते। कैट, तो तस्मानियन टाइगर कैट और ओकलोट। उल्फ, तस्मानियन उल्फ। ये क्या शो कर रहे हैं? लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये पैरेलल इवोल्यूशन। नो, ये अनरिलेटेड एंसेस्टर है इनके। ये लोग कन्वर्जेंट। ये क्या शो कर रहे हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन मैमल। तो ये मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से, मैमल से, और ये प्लासेंटल है। सब देखिए, तो याद रखना है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी एडॉप्टिव रेडिएशन से पैदा होगा। बस अंतर क्या है? दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक साथ हों, और पैरेलल भी एडॉप्टिव रेडिएशन से होगा, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी एडॉप्टिव रेडिएशन से होगा। Marsupial and placental mammal have evolved separately to occupy equivalent niche on different continents. They are ecological equivalent. शुरू में भी मैंने कहा था कि ये क्या कहलाएंगे? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। फिर एक बार मैं अपनी पूरी बातों को दोहराऊं कि आपने एडॉप्टिव रेडिएशन को जानकर इवोल्यूशन चार प्रकार का जाना कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, को इवोल्यूशन क्या है, और पैरेलल इवोल्यूशन। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है, या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है। पहले हम लोगों ने थियरी पढ़ी, फिर एविडेंस देखा, फिर आज प्रिंसिपल देखा, टाइप ऑफ इवोल्यूशन। अब इसकी मैकेनिज्म। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर मैकेनिज्म पर बात करते हैं। धन्यवाद।